देखिए, मैंने अपना करियर एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल चालू किया। पहले मैंने रिजर्व बैंक में नौकरी की, फिर मैं प्रोफेसर बना XLRI में 2003 में, और उसके बाद मैं CA इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना। तो मैं तो एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल बैंकिंग एक्सपर्ट अपनी जर्नी को जी रहा था। 2017 में जब मैं एक अखबार खोलता हूँ और उसमें लिखा हुआ आता है कि हार्वर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति उन लोगों को माला पहना रहा है जिन्होंने दूसरे लोगों को सड़क पे जब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया। उस समय मुझे लगा कि अगर अब मैं चुप रहा या अब मैं अपनी बात को वोकली और अच्छे तरीके से नहीं बोल पाया तो मैं अपने परिवार के प्रति तो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूँ, पर अपने देश और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा। तो 2017 के बाद जब मैंने सोचा कि मुझे पब्लिक लाइफ में आना चाहिए, तो जो आइडियोलॉजी मेरे दिल के सबसे करीब थी, जिसमें लिबरल एनवायरनमेंट था, एक स्कोप था कि जहाँ पे हर व्यक्ति पूछ सके कि ये क्यों, ए साइंटिफिक टेम्परामेंट था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी थी, तो मैंने पाया कि मेरा थॉट प्रोसेस कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से सबसे ज़्यादा नज़दीक से मिलता है। तो मैंने वहाँ पे पार्टी की सेवा करने का निर्णय लिया। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और उसके बाद की सारी गतिविधियाँ 2018 के बाद 19 में पार्टी ने मुझे बोला, जो आखिरी दिन जब नामांकन भरने के आखिरी दिन मुझे बोला कि आप जाके जमशेदपुर से चुनाव लड़ो। तो मैंने वहाँ जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बिल्कुल ताकत से चुनाव लड़ा। ट्रायंगुलर फाइट में मैं और वो मुख्यमंत्री जी दोनों हारे और एक इंडिपेंडेंट जीत गया। तो मैं एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ सर। मैं जो भी काम करता हूँ पार्टी के आइडियोलॉजी और उनके आदर्शों और उनके आदेशों पर करता हूँ। और मेरे राजनीति में आने का तात्पर्य, ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं था कि ये बन जाऊं उसके बाद ये बन जाऊं। मैं तो भगवान ने मुझे, ईश्वर ने मुझे, मेरी माता पिता की मेहनत ने मुझे, मेरे गुरु लोगों के आशीर्वाद ने मुझे हिंदुस्तान का यंगेस्ट प्रोफेसर बना दिया। मैं 32 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बना। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से लेकर लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक रह लिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत के राष्ट्रपति का नॉमिनी रह लिया। कई बड़ी बड़ी टेक्निकल कमिटीज, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से लेकर हैवी इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री से लेकर राज्य सरकारों की, झारखंड, राजस्थान सरकारों का मेंबर या चेयरमैन रह लिया। अभी मेरा एक सोच है कि मैं किस तरह अपने थॉट्स को, जो मैंने सोचे, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन का, इरेडिकेशन का मेरे पास एक थॉट है, शहरों के विकास का मेरे पास एक थॉट है, लोगों के जीवन स्तर में कैसे सकारात्मक बदलाव शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, उसका मेरा एक थॉट है। तो इन थॉट्स को पूरा करने की मेरी अभिलाषा है। और लोकतंत्र में अगर आपको वास्तव में नीतियों में कोई इम्पैक्ट डालना है और अगर आप पब्लिक लाइफ में नहीं हो तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैंने पब्लिक लाइफ, राजनीति का, बिकॉज मैं राजनीति को कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स एक व्यक्ति को वो स्कोप देता है कि वो दूसरे लोगों के जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव अपने थॉट्स के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा किस तरह लाया जा सकता है। वो मैं पॉलिटिक्स को मानता हूँ और मैं इसलिए पॉलिटिक्स, आपको वो आइडियोलॉजी के साथ रहना चाहिए जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। मेरी आइडियोलॉजी लिबरल थॉट्स है, मेरी आइडियोलॉजी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मेरी आइडियोलॉजी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। जब देश के 3% लोग जीडीपी में बढ़ रहे हो और 97% की आय नहीं बढ़ रही है तो वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। जब 12.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के जो कॉर्पोरेट्स को लोन दिए उसको बट्टे खाते में पिछले 9 साल में डाल दिया जाए, वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, मेरी आइडियोलॉजी राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। अधिकार, लोगों के हाथ में ताकत देना मेरी आइडियोलॉजी है। मुझे ये लगा कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरा थॉट प्रोसेस कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत करीब है। इसलिए मैंने आपको कहा मैं पॉलिटिक्स में ये पालूं उसके बाद वो पालूं नहीं साहब, मैंने, ईश्वर ने मुझे खूब दिया। अभी मेरा कमिटमेंट ये है
कि मैं अपने विचारों से, अपने कार्यों से किस तरह पॉवर्टी को खत्म करूं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे सकारात्मक बदलाव करूं, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे इंप्रूव करूं। तो वो काम करने के लिए मैं राजनीति में आया। मैं जब जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ा तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा और जम के चुनाव लड़ा। पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 दिन वहां पे गली गली प्रचार कर रहे थे कि 28 कैबिनेट मिनिस्टरों ने वहां आके प्रचार किया। मैं अकेला उनसे लड़ा और मुझे इस बात का गर्व है। और जिस तरह से लोगों ने मुझे अपार आशीर्वाद दिया, मुझे इस बात का गर्व है। और मैंने आपको पुनः कहा कि चुनाव उदयपुर से लड़ेंगे, ये निर्णय पार्टी करती है। ये व्यक्तिगत प्रोफेसर गौरव वल्लभ या कोई XYZ नहीं कर सकता। पार्टी निर्णय करती कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। तो से मेरे को कोई सेफ सीट का और ये, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये पाके वो पाना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव उस आइडियोलॉजी को हराना है जहां पे लिंचर्स को माला पहनाई जाती है। मेरा ऑब्जेक्टिव उस आइडियोलॉजी को हराना है जहां 3% लोगों की वेल्थ बढ़ती और 97% की नहीं बढ़ती। मेरा ऑब्जेक्टिव उस आइडियोलॉजी को हराना है जहां पे स्टेज पर खड़े होके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं कपड़ों के रंग देख के इस आदमी का चरित्र बता सकता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव उस आइडियोलॉजी को डिफीट करना है, लोकतांत्रिक तरीकों से डिफीट करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोगों का जो स्नेह मेरे साथ है और मेरी पार्टी के साथ है, उस आइडियोलॉजी को हम सब मिलकर डिफीट करेंगे। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला भारत, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला भारत, एक रीजनिंग को अपॉर्चुनिटी देने वाला भारत का हम निर्माण, इंडिया का निर्माण जरूर करेंगे। प्रदेश से लेकर जिले से लेकर राष्ट्र तक का ये कह सकता है कि राजस्थान ही वो राज्य क्यों है जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा सकती है। क्या बीजेपी का कोई लीडर ये बता सकता है कि 25 लाख के चिरंजीवी स्कीम में जब राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है तो उसमें क्या खराबी है? राइट टू हेल्थ में क्या खराबी है? अर्बन नरेगा में क्या खराबी है? एनालिटिक्स के इंस्टीट्यूट में क्या खराबी है? 500 रुपए में 76 लाख BPL परिवारों को गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसमें क्या खराबी है? 100 यूनिट प्रति परिवार को डोमेस्टिक यूज के लिए मुफ्त और कृषि यूज के लिए 2000 यूनिट प्रति माह किसान को अगर बिजली मुफ्त मिल रही है तो इसमें क्या खराबी है? क्या प्रधानमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता प्रधानमंत्री जी राजस्थान से MLA का चुनाव लड़े, मुझे नहीं पता, हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो अपने मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतारा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री MLA का चुनाव लड़े और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का उनका ध्येय आ जाए, या कोई और व्यक्ति। क्या इन स्कीम्स का कोई जवाब है? क्या बालिकाओं के हाथ में स्मार्टफोन देने की स्कीम का कोई जवाब है? क्या इंदिरा रसोई योजना के तहत भरपेट भोजन खिलाने का स्कीम का कोई जवाब है? नीतियों के बारे में डिस्कस कीजिए, डाटा पे डिस्कस कीजिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि देश में राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ 11.04% से राजस्थान ग्रो कर रहा है और पूरा देश 5.5-6% से ग्रो कर रहा है। मतलब देश से लगभग डबल ग्रोथ राजस्थान की। और देश में जो नंबर 1 का राज्य है उसकी जीडीपी ग्रोथ 11.4 है, राजस्थान की 11.04% है। तो राजस्थान के लोगों के लिए इससे ज्यादा गर्व का क्या विषय होगा कि देश में नंबर 2 की राज्यों की ग्रोथ में राजस्थान की ग्रोथ नंबर दूसरे नंबर के स्थान पर है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हाँ, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनका एंगल क्या है मुझे नहीं पता, वो क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम के बारे में क्यों कभी बात नहीं करते, लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक उन्होंने बदलाव किया इसका क्यों नहीं बात करते, OPS 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसके बारे में क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री जी। हाँ, जिस व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हो उस व्यक्ति के कातिल आज भी NIA के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों उनको अभी तक फांसी नहीं हुई? राजस्थान का प्रत्येक राजस्थान वासी, 7 करोड़ राजस्थान वासी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। उदयपुर
एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत, ये मैं नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी कहती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है उदयपुर। 6 लाख की आबादी है और अगर 1,94,000 टूरिस्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं 14 साल के रिकॉर्ड टूट गए। और जो हमारे से कंपीट करता है शहर वेनिस, उसकी लगभग 2.5 लाख की आबादी है और लगभग 4,60,000 टूरिस्ट प्रति माह जाते हैं। मतलब वो अपने आबादी का डबल टूरिस्ट फुटफॉल करता है, हम हमारी आबादी का 1/3 टूरिस्ट का फुटफॉल करते हैं। ऐसा क्यों? आपको मैं एक पूरे विश्वास से कहता हूं, बचपन में हम लोगों ने सबने एक सीनरी बनाई, पहाड़, पानी, पहाड़ के ऊपर चिड़िया, हरा हरा पानी, ब्लू वाटर हम बनाते थे। वो सीनरी, फतेह सागर की सीनरी आप जाके देखिए पाल पे बैठ के, वही सीनरी दुनिया का हर बच्चा बनाता है जो फतेह सागर है। इतनी बड़ा नेचुरली ब्यूटीफुल जगह को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ही नहीं पाए। हम क्यों नहीं बना पाए? पहला नंबर का सुंदर शहर अपनी आबादी का 1/3 टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है और जो कंपीटिंग शहर है वो अपनी आबादी के डबल टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्यों दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर स्वच्छता रैंकिंग में 122वें नंबर पर आता है? ऐसा क्यों? क्यों ऐसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको शनिवार और इतवार के दिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि शहर की एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 40 से 50 मिनट का ड्यूरेशन लगता है? क्यों हमारे शहर की लोग राजस्थान में हंसी उड़ाते हैं कि उदयपुर, अच्छा वो तो धीमी गति से जो फ्लाईओवर बना उसका रिकॉर्ड यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ में है? क्यों लोग ऐसी मजाक उड़ाते हैं हमारे पुराने जनप्रतिनिधि का कि बीचों बीच जहां ट्रैफिक पुलिस का है लाइट होनी चाहिए वहां पे शौचालय बना दिया? क्या सोच है? आपने दुनिया में लोहे के डस्टबिन देखे होंगे, प्लास्टिक के डस्टबिन होंगे देखे होंगे, यहां पर पत्थर के डस्टबिन बना दिए तो हिल ही नहीं सकते। स्वच्छता में हम देश में 122वें नंबर पर है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। मैं अगर सबसे सुंदर शहर हम नंबर 1 पर है तो स्वच्छता में भी हमें देश में नंबर 1 पर आना पड़ेगा। क्यों हमारे शहर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेनों के द्वारा सदर्न इंडिया से, बॉम्बे से, मुंबई से भी जो अब चालू किए वो भी कहां इधर उधर घुमा के? क्यों हमारे एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है दुबई और सिंगापुर से, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जहाज से उदयपुर आ सके? और आज जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं ना, वो एक पड़ोसी राज्य की एक नीति के कारण आ रहे हैं। वो शनिवार इतवार को जो फुटफॉल हो रहा है वो गुजरात राज्य की एक पर्टिकुलर नीति के कारण वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतना प्रकृति ने हमको दिया है, तो मेरा सबसे पहला ध्येय तो टूरिज्म को कम से कम 6 लाख की आबादी है तो कम से कम 6 लाख प्रति माह फुटफॉल होना चाहिए और होना पड़ेगा। नहीं होता है तो उसमें क्यों नहीं होता है इसके बारे में डिस्कस करके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ से, हमारे यहाँ डिवोशनल टूरिज्म का सेंटर है। आज हमारे जो मंदिर हैं, जगदीश मंदिर है, महाकाल जी का मंदिर है, हमारे और कालका माता का मंदिर है, नीमच माता का मंदिर है, क्यों हम डिवोशनल टूरिज्म का एक सर्किट नहीं बना सकते? क्यों हम यहाँ सुखाड़िया सर्किल से लेके जगदीश चौक तक मोनो रेल नहीं चला सकते? मैं मानता हूं कि मेट्रो चलाने की जितनी संभावना नहीं है, पर मोनो रेल तो चल सकती है ना, ताकि कोई व्यक्ति अगर जगदीश चौक जाना चाहे तो वो 7 से 8 मिनट में ट्रेन में बैठते ही पहुंच जाए। इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है, हर चीज का प्लान है। आपको हर चीज माइक्रो डिटेल के साथ बता दूंगा। क्यों हम बार बार आयड का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं? आयड के सौंदर्यीकरण की क्या योजना और टाइम बाउंड योजना होनी चाहिए, प्रतिदिन का टाइम होना चाहिए उसमें कि आज शाम तक ये होगा, कल शाम तक ये होगा। क्यों हम जो इतनी अपार संभावनाएं, ईश्वर ने हमें इतना वरदान दिया है, दुनिया का हर खनिज यहाँ इस मिट्टी में, हमारी मिट्टी में उपलब्ध है, क्यों हम नई खनिज संपदा के खोज के लिए प्रयास नहीं कर रहे? 900 टन प्रति वर्ष चांदी का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी कर रही है, तो और मिनरल्स कहां से मिल सकते हैं, उसके खोज के लिए प्रयास क्यों नहीं किया जाता?
क्यों हम माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ नेचर, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी का प्रयोग नहीं करते? तो उदयपुर की अर्थव्यवस्था के दो पिलर हैं, टूरिज्म और माइनिंग, और दोनों ही पिलर पिछले कुछ समय से पीछे छूटते 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 और छूटते जा रहे हैं। अब समय आ गया कि माइनिंग हमारा एम्प्लॉयमेंट का पिलर बने, टूरिज्म हमारे एम्प्लॉयमेंट का और हमारी संपदा को दिखाने का एक पिलर बने। हमको एक टूरिज्म करना है तो हेरिटेज टूरिज्म भी करना है, आर्किटेक्ट टूरिज्म भी करना है, हमें टूरिज्म इको टूरिज्म भी करना है, एडवेंचरस टूरिज्म भी करना है, रिलीजियस टूरिज्म भी करना है और मेडिकल टूरिज्म भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेज है। देश में बहुत कम ऐसे शहर है जहां पर 6 मेडिकल कॉलेज है। हमें एजुकेशन हब भी बनना है, मेडिकल हब भी बनना है, टेक्नोलॉजी का हब भी बनना है, क्योंकि हमारे को ईश्वर ने वरदान दिया है। ये वैसी बात हो गई कि एक पिता ने अपने पुत्र को खूब पैसा दिया, पर उस पुत्र ने उस पैसे को यूं ही उड़ा दिया। हम हमारे प्रकृति के वरदान को, ईश्वर के वरदान को जो शहर को मिला है, उसको व्यर्थ जाया नहीं कर सकते। मैंने तो एक काम कर रखा है, आप इसका आज ही प्रयोग भी करना। मैंने अपना डायरेक्ट मोबाइल नंबर गूगल पे डाल रखा है, तो आप मेरे नाम के साथ फ़ोन नंबर सर्च करेंगे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा आपको, और मेरी कक्षा 10 से लेके पीएचडी तक की मार्कशीट भी देखनी है तो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। मेरे 10वीं में कितने अंक आए, 12वीं में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, सीए में कितना है, कंपनी सेक्रेटरी में कितना है, एफआरएम में कितना है, सारी मार्कशीटें आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। अगर सोच ही नहीं है तो आप कार्य क्या करोगे? आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब किसी व्यक्ति की सोच हो कि वो टूरिस्ट के फुटफॉल को डबल करेगा, वो जितनी आबादी है उतनी फुटफॉल मुहैया कराएगा, और सड़क पे ट्रेवल करना ही मुश्किल हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सोच से सारा काम होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नाम नहीं लूंगा पर आपके दर्शक समझ जाएंगे। हमारे ही बगल में 200, 250, 300 किलोमीटर दूर एक शहर है। आज उस शहर ने पिछले 15 साल में उस शहर की क्या प्रगति हुई और 20 साल में हमारी क्या प्रगति हुई, रिपोर्ट कार्ड दोनों का कंपेयर होना चाहिए। हर व्यक्ति को देखना चाहिए। हमारे को तो वरदान मिला हुआ है सुंदरता का। शहरवासी अपने शहर को सुंदर रखने का भरसक प्रयास करता है। कोई भी शहरवासी, और ये भी एक मैं कहूँगा दुनिया में मिसाल है। हमारे शहर का कोई भी शहरवासी एक तिनके जितनी धूल भी अगर फतेह सागर में या और कोई झील में चले जाए तो वो अपने आप को गुनहगार मानता है। फिर भी हम 122वें नंबर पे। इसका मतलब हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। हमारे जो वेस्ट कलेक्शन के जो सुबह सुबह घूमते हैं वो सिर्फ एक गाने बजाने और अलार्म क्लॉक का काम कर रहे हैं। हम 122वें नंबर को रिजेक्ट करते हैं ऑल टुगेदर। हम उसको स्वीकार नहीं करते और प्रण लेते हैं कि इस 122 को ग्रेजुअली हम फर्स्ट 10 में आएंगे। फर्स्ट 10 में आना पड़ेगा। हमें हमारे टूरिस्ट फुटफॉल को कम से कम पॉपुलेशन के बराबर करना पड़ेगा। हमें हमारी माइनिंग को विथ ह्यूमैनिटी, विथ सस्टेनेबिलिटी और विथ नेचर करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लोगों के बिजनेस को जनरेट करना पड़ेगा। हमें हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज है, हॉस्पिटल्स है, उसको और अत्याधुनिक बना के मेडिकल हब शहर को बनाना पड़ेगा। सदर्न राजस्थान का आज सबसे बड़ा मेडिकल हब हम है, तो हमें और ज्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए हमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो कोर्सेज है, जैसे एनालिटिक्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के, रोबोटिक्स के, साइबर क्राइम्स के, इन सारे कोर्सेज को चलाना पड़ेगा और इन कोर्सेज को चला के ऐसा लोगों को ग्रेजुएट बनाना पड़ेगा जो डायरेक्टली रेडीली एम्प्लॉयबल हो सिस्टम में। तो ये सोच एक पहला कदम होता है एग्जीक्यूशन का। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में जो व्यक्ति या जनप्रतिनिधि रहे, मैं आज टूटू मैमे की डिबेट में विश्वास नहीं करता, ना नाम लेना चाहता हूं, उनकी सोच ही नहीं थी। जो व्यक्ति
मेन चौराहे पे शौचालय का उद्घाटन कर दे, उसकी क्या सोच होगी। 21 मेंबर्स हैं, डॉक्टर सीपी जोशी साहब उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है और हम बहुत तीव्र गति से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। पर आपको एक बात जरूर कहूँगा कि हमारा मैनिफेस्टो हमारे लिए एक शपथ पत्र की तरह होगा, एक एफिडेविट होगा पार्टी का कि ये हम पूरा करेंगे, इस तारीख तक हम पूरा करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का काम करेगा, हमारा मैनिफेस्टो किसानों को और ताकत देने का काम करेगा, हमारा मैनिफेस्टो महिलाओं को और सशक्त करने का काम करेगा, हमारा मैनिफेस्टो मिडिल क्लास की जेब में और ज़्यादा कैश बचाने का और डालने का काम करेगा। ये हमारे मैनिफेस्टो के 4 बड़े पिलर्स हैं। बार बार हमारे जो हाई कमान ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी कलेक्टिवली चुनाव लड़ती है, हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा एसेट होता है और कलेक्टिवली हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जो गहलोत साहब सरकार की जो योजनाएं हैं, अर्बन नरेगा से लेकर 500 रुपये में सिलेंडर तक, 25 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस से लेके कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम तक, ये ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे देश के दूसरे राज्य या राजस्थान आते हैं स्टडी करने कि ये आखिर संभव कैसे हुआ। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आज राजस्थान 11.04% की जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। जब 11.04% से कोई राज्य ग्रो करता है तो वहाँ पे इस तरह की सामाजिक उत्थान की, लोगों की सोशल अपलिफ्टमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की योजनाएं बनती हैं। रही बात कि ये हो गया वो हो गया, हम कलेक्टिवली सरकार बनाएंगे और मेरी बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा, पिछली बार से ज़्यादा सीटें लाकर पुनः हम राजस्थान में सरकार बनाने का काम करेंगे। देश में पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी दी और भी हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं और भी आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं को, वृद्धजनों को पेंशन, ये भी सोशल सिक्योरिटी है। बच्चियों को स्कूटी, ये भी सोशल सिक्योरिटी है। घर की महिला को 500 रुपये में सिलेंडर, ये भी सोशल सिक्योरिटी है। तो हम तो कमिटेड है लोगों को अधिकार देने में, लोगों को सिक्योरिटी देने में। 3 करोड़ से ज्यादा सुझाव आए। ये राजस्थान की स्ट्रेंथ बताता है कि लोग प्रदेश को लेकर कितने सकारात्मक है, लोग प्रदेश को लेकर कितने ज्यादा आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और लोग सरकार की योजनाओं से कितने ज्यादा प्रसन्न है। एक प्रसन्न आदमी बढ़ चढ़कर और आगे बढ़ाने के सुझाव देता है, वही राजस्थान में। और सब तो ठीक है, इस सब्जेक्ट में इसमें कुछ कमी है तो वो व्यक्ति जिसको सब्जेक्ट में कमी बोलता है वो उसमें और ज्यादा ताकत लगाता है। तो राहुल गांधी जी ने इसलिए कहा कि उनको पता है कि राजस्थान के लोग और ज्यादा ताकत लगाएंगे और ऐसे नतीजे आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। आज भारतीय जनता पार्टी में 18 व्यक्ति तो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं और 19वें व्यक्ति अभी जो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ना उनकी नीति। मैं उनसे पूछता हूं कि राजस्थान के लोग आपको क्यों वोट दें, आपने ऐसा क्या किया, आपकी क्या योजना है। हम बोलते हैं कि हमको इसलिए वोट दो क्योंकि ओपीएस से लेके चिरंजीवी का 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का राइट प्रदेश की गहलोत सरकार ने दिया है। हम बोलते हैं हमें इसलिए वोट दो क्योंकि 500 रुपये में सिलेंडर से लेकर अर्बन सेंटर्स में नरेगा स्कीम को आगे बढ़ाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। हम बोलते हैं हमें इसलिए वोट दो कि पूरे देश में 100 दिन का नरेगा का रोजगार है, राजस्थान की सरकार ने अपने पैसों से 125 दिन का रोजगार देने का जो बिल पारित किया है, इसलिए हमें वोट दो। हम नीति के हिसाब से वोट मांग रहे हैं, हम नियत के अनुसार वोट मांग रहे हैं, हम नेता के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इज ए लीडरलेस, भारतीय जनता पार्टी इज ए पॉलिसीलेस एंड भारतीय जनता पार्टी इज ए बंच ऑफ क्लूलेस पीपुल, जिनको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है
मैं आपको पुनः कहता हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते, राजस्थानी होने के नाते, कि कहीं भी कोई भी अपराध होता है, भले वो तमिलनाडु में भी होता है, उससे हिंदुस्तान के नागरिक का सर शर्म से झुक जाता है। पर हमने महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने अपराध किया, उन अपराधियों के साथ नहीं खड़े हुए, उन अपराधियों को 3 घंटे 4 घंटे में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध करने वालों के साथ खड़े हो गए, उनको बचाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। भले ही वो कुलदीप सिंह सेनगर हो, भले ही वो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, भले ही वो कुश्ती के जो इश्यू हुआ था उसमें ब्रजभूषण सिंह हो, भले ही वो हरियाणा में वहां का स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, उन्होंने महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों को बचाया है। हमने अपराध करने वालों को 3 से 4 घंटों में जेल में डाला। हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि देश में कहीं भी महिला के साथ छोटा भी अपराध होता है, उससे समस्त देशवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, और हम इसको और कम करने के लिए कमिटेड है। मैं मोदी जी जितना महान तो हूं नहीं कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं उत्तर प्रदेश का कहूं कि वहां महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध हो रहा है। वो तो हो रहा है, बिहार मध्य प्रदेश में ज्यादा अपराध हो रहा है, वो भी हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कहीं भी हो रहा है, उससे मेरा सर शर्म से झुक रहा है, हम उसको भी कम करेंगे। पर राजस्थान की सरकार या कांग्रेस की कोई भी सरकार अपराध करने वालों को बचाने के साथ नहीं खड़ी हुई, उनको दंडित कराने के लिए उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और हमने मिसाल कायम की कि महिलाओं के साथ जिन व्यक्तियों ने भी अपराध किया, उनको 3 से 4 घंटों में जेल की सलाखों में गहलोत सरकार ने पहुंचाया। ये हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो ये क्या करेंगे। जो भी व्यक्ति अगर कोई जगह से चुनाव लड़ता है तो वो अपने सीरियस कमिटमेंट के साथ लड़ता है। मैं अभी इसमें इतना ही उत्तर दूंगा। और हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि भाई बुआ जी के मुख से उग जाएगी तो फूफा जी कहलाएंगे, और क्या।